ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं, जहाँ आधुनिक गद्य खासकर उपन्यास की चर्चा करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए प्रेमचंद ही याद आते हैं। अभी कल प्रेमचंद जयंती मनाने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं प्रेमचंद द्वारा रचित अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान, और खासकर आज मैं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर औपन्यासिक तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा क्यों इस प्रकार चर्चा करें, तो बहुत उपयोगी प्रश्न भी माना जाता है और इस बहाने प्रेमचंद को और एक बार याद करना भी चाहता हूँ। आज औपन्यासिक तत्वों के आधार पर प्रेमचंद रचित गोदान उपन्यास की समीक्षा हम करेंगे। यह सर्वविदित बात है, गोदान प्रेमचंद के उपन्यासों का शीर्ष मणि है। ये तो अंतिम पूर्ण उपन्यास तो आई ही, लेकिन सभी औपन्यासिक तत्वों के अनुरूप अगर विचार करें तो बिल्कुल ऐसे ये उपन्यास है, आगे अब तक ही नहीं, आने वाले जब तक इस दुनिया में जो किसान रहता है तब तक ये प्रासंगिक ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें प्रेमचंद की उपन्यास कला अपने पूरे निखार पर आई है, कहने में कोई दो राय नहीं है। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं, ग्रामीण जीवन से संबंधित और नागरिक जीवन से संबंधित। इन दोनों कथाओं की संबंध स्थापना राय साहब और गोबर द्वारा होती है। राय साहब के यहाँ रामलीला देखने के लिए नगर से प्रमुख व्यक्ति आए हैं और गोबर मजदूर बनकर शहर जाता है और वहाँ इन लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार देखने से ये दोनों कथाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। प्रेमचंद गोदान में भारतीय समाज के समग्र चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसका प्रमुख नाता गांव में निकला पड़ा है। यह मैं महात्मा गांधी से संबंधित और महात्मा गांधी जी के जो विचारधारा, वास्तव में भारत को देखना है तो गांवों को देखना है, इसीलिए गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इस उपन्यास में भी अंत में सारे पात्र गांवों की ओर आते दिखाया गया है। इसमें प्रेमचंद ने किसान पर होने वाले उस शोषण का चित्रण किया है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से तो जमींदार करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नगर के नागरिक भी हैं। राय साहब कन्ना की मिलके शेयर खरीदते हैं, नागरिक मित्रों को दावतें देते हैं, अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। आखिर यह सब धन कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसानों से ही आता है और भोग विलास आदि के उपकरणों एवं अधिक धन कमाने की लालसा में खिंचकर नगर चला जाता है। गांव का निर्धन किसान जन धन की लालसा में शहर चला जाता है तो कैसी कैसी बुराइयां सीख लेता है, किंतु साथ ही राजनीति एवं सामाजिक चेतना जागरूक हो उठती है। गोबर की कथा इस पर प्रकाश डालती है। शोषण का चक्र गांव की अपेक्षा नगरों में और अधिक मखारी और निर्दयता के साथ चलता है। खन्ना के मिल में होने वाली हड़ताल इस पर प्रकाश डालती है। प्रेमचंद औद्योगिकीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि इनके लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनता का दोहरा शोषण किया जाता है और ग्रामीण जन मजदूर बनकर नगर के विषैले वातावरण में रहते हुए अपना सहज भोलापन और सहन खो बैठते हैं। ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन की तुलना में अधिक सुंदर, पवित्र और सादा होता है। नगरों में विलास हैं, इसलिए पाप हैं।
यही सारी बातें दिखाने के लिए गोदान में नागरिक कथा को जोड़ना कला और उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कथा वस्तु में पूरी गति है। कथा वस्तु का क्षेत्र व्यापक है, उसमें सभी प्रकार का जीवन आ गया है। अगर चित्रण की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद को गोदान में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। इसके पात्र कठपुतली ना होकर रक्त मांस के बने हुए सजीव व्यक्ति हैं। पात्रों के चरित्र में सर्वत्र एक गतिशीलता मिलती है। होरी को इस उपन्यास का नायक माना जाता है, होरीराम मेहता। लेकिन प्रेमचंद ने किसी एक ही पात्र को प्रमुखता नहीं दी है, बल्कि कुछ विशिष्ट पात्रों को परिपूर्ण आदर्श के विभिन्न अवयवों के रूप में उपस्थित किया है, और वे पात्र अपने अपने क्षेत्र के परिचित आदर्श हैं। जैसे होरी, दनिया, मालती, मेहता, सिलिया, जुनिया आदि इन्हीं की समष्टि से पूर्ण आदर्श का स्पष्टीकरण होता है, जो यथार्थ पर आधारित है। इसके सभी पात्र मानव है, लोकोत्तर नहीं। होरी भारतीय किसान की समस्त विषमता का वो जीवित प्रतिनिधि है। उसमें भारतीय किसान की स्वार्थपरता, रसिकता, धनलिप्सा, ईमानदारी, बेईमानी, अथक परिश्रम करने की शक्ति, भोलापन, निर्भीकता आदि गुण अवगुण है। लेकिन उसके ये अवगुण भी मधुर हैं, क्योंकि परिस्थिति जन्य है। निर्धनता उससे यह दुष्कर्म कराती है। महाजनों का एक पूरा दल, दाता दीन, जिमरी सिंह, राय साहब, पुलिस, पंच आदि सभी उसे चूसते हैं। वह सदैव परिस्थितियों के सम्मुख नतमस्तक होता चला जाता है, कभी विद्रोह नहीं करता। उसकी सरलता, ईमानदारी और उदारता तो उसके चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी है। वो जुनिया, सिलिया आदि को शरण देता है और कष्ट उठाता है। बाई, हीरा और शोभा के सम्मान को अपना सम्मान समझता है। प्रतिदान में उसे उपेक्षा, विश्वासघात और प्रताड़ना मिलती है। जीवन भर संघर्ष करने वाले ऐसे प्राणी की मृत्यु पर एक गाय भी दान करने को ना हो तो इससे अधिक जीवन की विडंबना और क्या हो सकती है। होरी की पत्नी दनिया ऊपर से कठोर और अंदर से अर्थात हृदय की कोमल है। वह एक सच्ची भारतीय नारी का सच है, जो जीवन भर अपने पति की अनुरागिनी है, परंतु होरी की तरह अन्याय और अत्याचार को बिना विरोध किए नहीं सह सकती। दाता दीन आदि पंचों को फटकारती है। गाय की हत्या के समय होरी के भाई पर इल्जाम लगाती है और बदले में होरी से मार खाती है। उसका अपने पति से मतभेद है, परंतु उसका नारी हृदय सदैव पति की मंगल कामना के लिए शंकित रहता है। उपन्यास के अंत में तो दनिया पागल सी इधर उधर दौड़ती है और फिर होरी की मृत्यु पर पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। दनिया त्यागमयी नारी का आदर्श रूप है। सिलिया समाज की दुर्व्यवस्था का शिकार है। नागरिक स्त्री पात्रों में मिस मालती, मिसेस खन्ना दोनों के चरित्र पूरे उतरे हैं। मिसेस खन्ना प्राचीन आदर्शों वाली नारी है। मालती, प्रेमचंद के शब्दों में देखेंगे मालती के बारे में, नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। और खन्ना आदि को खूब उल्लू बनाती है और बाद में मेहता के प्रति आकर्षित होने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो ग्रामीण सुधार में मेहता का साथ देती है। अन्य पात्रों में प्रोफेसर मेहता विशेष आकर्षक हैं। उनके चरित्र द्वारा प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार लोगों को जनता की सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मेहता निर्भीक और स्पष्टवादी है। गोबर अल्हड़ और उग्रवादी विचारधारा वाला युवक है। वह अत्याचार को सह ना सकने के कारण नगर को भाग जाता है, लेकिन वहाँ से भी निराश होकर अंत में गांव में लौट आता है। वह नगर से अनेक बुराइयां सीख आया है। नगर में रहने से उसमें एक नवीन राजनीतिक चेतना आ जाती है, जिसके कारण वह बड़े लोगों की असलियत को समझकर भाग्य पर विश्वास करना छोड़ देता है। राय साहब
और कन्ना ढोंगी देशभक्तों के ज्वलंत प्रतीक हैं। उनके चरित्र में धनी व्यक्तियों की सारी मक्कारी आ गई है। राय साहब जेल भी जाते हैं और सरकारी कर्मचारियों को गालियां भी देते हैं, किसानों के प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं और उनसे नजराना भी लेते हैं। वे संपादक ओंकारनाथ को लालच देते हैं कि वह उनके खिलाफ ना लिखे। इस प्रकार गोदान के सभी पात्र नागरिक और ग्रामीण जीवन का साकार चित्र उपस्थित कर देते हैं। कथोपकथन की दृष्टि से भी गोदान एक उत्कृष्ट कलाकृति प्रमाणित होती है। उसके कथोपकथन सर्वत्र सजीव, पात्रानुकूल, चरित्र को स्पष्ट करने वाले और कथा को गति देने वाले हैं। सोना और जुनिया के ननद और बाबी के मजाक और जिंगरी सिंह के नकल के कथोपकथन काफ़ी मनोरंजक हैं। जुनिया और गोबर के रोमांस से संबंधित वार्तालाप काफ़ी सरस और मार्मिक हैं। पात्रों के अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने में तो प्रेमचंद अद्वितीय है। ग्रामीण जीवन के चित्रण में तो इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर और यथार्थ हुई है। यथा लू चल रही हैं, बगले फूट रहे हैं, धरती तप रही है, मगर किसान अपने खलिहान में कार्यरत हैं। एक किसान के घर का आंखों का वर्णन हम देखेंगे। कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के कई बोझ दीवाल के सहारे रखे हुए हैं। समीप ही ओकल के पास कूटा हुआ दाना है। कपराइल पर लौकी के बेल से लौकियां लटक रही हैं। उसार में एक गाय बंधी हुई है। ग्रामीण जीवन के ऐसे चित्र में तो प्रेमचंद सम्राट हैं। उनकी भाषा अपनी सरलता, व्यंग्य, प्रवाह आदि के कारण आदर्श मानी जाती है। वो तीखी, पायनी तथा मर्मस्थल पर प्रभाव डालने वाली होती हैं। वो जनसाधारण के जीवन को अपनी कृतियों में उजागर करते हैं। गोदान की भाषा में एक नया लचक और यौवन सा आ गया है। वह अधिक परिष्कृत, मधुर और साहित्यिक हो गई है। गोदान में प्रेमचंद के उत्कृष्ट कलाकार के सभी गुण दर्शाए हैं। उनकी शैली प्रौढ़ है, पात्र सच्चे एवं सजीव, ग्राम्य जीवन को खूब समझाते हैं। उनकी रचना में गंभीरता और सरसता है। गोदान प्रेमचंद की सफल एवं अचल कीर्ति का स्मारक कहने में कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार मैंने अभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर औपन्यासिक तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा संबंधित कुछ विचार मैंने प्रकट करने के लिए कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।